हेलो दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक जो है वो है संविधान की अनुसूचियां। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की अनुसूचियां। तो भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियां हैं आप लोगों को वैसे पता होगा कि आज की डेट में जो है वो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12। लेकिन ये वर्तमान में जो 12 हैं, पहले ये कितनी होती थी, पहले 8। ठीक है, और उसके बाद जो है वो 4 अनुसूचियां और जोड़ी गई और उसके बाद टोटल आज तक जो है वो है 12। ठीक है, तो सबसे पहला यही क्वेश्चन है किसी भी सिविल सर्विस एग्जाम या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसमें ये बेसिक क्वेश्चन होता है। जो क्लैरिकल का एग्जाम दोगे या कोई और एग्जाम दोगे, कोई भी कॉम्पिटिशन का एग्जाम दोगे, वहां पर क्वेश्चन आ जाता है कि भारतीय संविधान में जो मूल संविधान है, ठीक है, मूल संविधान की कितनी अनुसूचियां थी। ठीक है, या मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो वो थी 8। क्लियर है, 8 थी। अब कौन कौन सी थी अभी आपको बताऊंगा। उसके बाद वर्तमान में अगर इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो वो है 12। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन क्लियर है। ठीक है, ये बेसिक से क्वेश्चन हो गए। टॉपिक आज का क्लियर हो गया कि हमने पढ़ना क्या है। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे शुरू से कि कौन कौन सी अनुसूचियां हैं और क्या क्या उनके प्रावधान हैं। तो यहां पर हम कर देंगे अनुसूची एक तरफ और दूसरी तरफ टेबल बना लो ऐसे, अनुसूची और दूसरी तरफ कर दो इसका प्रावधान। ठीक है, प्रावधान, अनुसूची और प्रावधान। तो जैसे कि अब बताते हैं आपको कि सबसे पहले कितनी थी, 8 थी। तो वो कौन कौन सी थी, यहाँ पर एक एक शुरू करते हैं। सबसे पहली अनुसूची जो है वो किससे रिलेटेड है, कहीं भी आपने अगर पढ़ा होगा तो क्या होता है, कोई भी स्टेट है, कोई भी देश है, जो संविधान में सबसे पहले जो है वो बात होती है हमारे देश की। ठीक है, देश, कंट्री। तो कंट्री को एज ए स्टेट कहते हैं। तो स्टेट जो है वो पहला इसका जो अनुसूची है या पहला भाग है या अनुच्छेद है, उन सब में जो है जो पहले पे है, सबसे एक जो नंबर पर होगा उसका क्या होगा, ये यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो इसको हम कह देंगे यहाँ पर कि भारतीय संविधान में पहली अनुसूची जो है वो है किससे, स्टेट, मतलब कि भारतीय जो है वो राष्ट्र राज्य इसको हम कहते हैं। ठीक है, राष्ट्र राज्य। ठीक है, तो इसको आप स्टेट से याद रखना, स्टेट से। ठीक है, यहाँ पर क्लियर है, पहली अनुसूची स्टेट से। दूसरी अनुसूची होती है वो दूसरी जो है वो किससे रिलेटेड है, क्योंकि स्टेट है तो वहां पर क्या होगा, फिर कुछ राष्ट्रीय जो पदों पर बैठे होते हैं। ठीक है, संविधान ये जो हमारे राजनीतिक जो पदों पर बैठे होते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ठीक है, इन सब की जो सैलरी से रिलेटेड है, ठीक है, इनकी सैलरी से रिलेटेड जो भी प्रावधान है वो है हमारी दूसरी अनुसूची में। ठीक है, तो इनके जो हैं वो जो इसमें मान लो आपके उनकी जो है वेतन और भत्ते। ठीक है, वेतन, भत्ते या सैलरी, इसको आप सैलरी से इसको आप याद रख सकते हो। ठीक है, सैलरी से। अब इसके बाद तीसरी बात आती है कि तीसरा जो है वो क्या है हमारी अनुसूची में प्रावधान। तो तीसरी अनुसूची है वो क्या है, जो इनको वेतन भत्ते दोगे। देखो आपको कहानी के तौर पर बात बताता हूँ कि जो राष्ट्र राज्य है
उसमें जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं, संवैधानिक पदों पर मतलब यहाँ पर संवैधानिक नहीं है, यहाँ पर मतलब है कि जो नेता वगैरह होते हैं, जो हमारे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, वो ठीक है। तो उनके वेतन भत्ते मिलेंगे, उनको वेतन भत्ते मिलेंगे तो उनको क्या होगा, शपथ दिलाएंगे। तो उनकी जो शपथ से रिलेटेड है जितने भी प्रावधान है, ठीक है, शपथ से रिलेटेड जितने भी प्रावधान हैं वो हमारी तीसरी अनुसूची में दिए गए हैं। यहां तक क्लियर है, ठीक है। फिर उसके बाद जो चौथा भाग है, ठीक है, उसमें क्या है कि जो राज्यसभा में होगा जो प्रतिनिधित्व, वो कैसे होगा, राज्यसभा का प्रतिनिधित्व कैसे करेंगे, क्या होगा उसका सिस्टम, तो उसके बारे में जो है जानकारी दी गई है हमारे चौथे अनुसूची में। तो इसका है राज्यसभा का प्रतिनिधित्व, ठीक है। फिर इसके बाद जो है वो हमारा भाग आ जाता है पांचवा। अभी आपको याद नहीं हो रहा है, पहले एक बार पूरे 12 की 12 जो है अनुसूचियां हम पढ़ लेंगे। उसके बाद जो है आपको एक कहानी के तौर पे मैं बताऊंगा। अगर वो भी नहीं हुआ तो एक ट्रिक है, कहीं और से मैंने भी सीखी हुई थी, तो आपको बता दूंगा, तो उससे आपको जल्दी याद हो जाएगा। तो स्टेट, इनके वेतन भत्ते, शपथ, राज्यसभा प्रतिनिधि। फिर इसके बाद जो है जैसे कुछ शेड्यूल्ड एरियाज जो होते हैं, ठीक है, देश में जैसे कुछ शेड्यूल्ड एरिया है, असम, मेघालय, मिजोरम, वो वाले, ठीक है, त्रिपुरा, ये वाले, तो इनके जो ट्राइबल जो एरियाज हैं, इनको जो है अनुसूचित क्षेत्र इनको कहा जाता है। तो उनके बाद उनसे रिलेटेड जो है इसमें प्रावधान किया गया है, तो उनको कहते हैं हम अनुसूचित क्षेत्र, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा छठा जो पार्ट है वो है क्या, यहां तक किसी को मैं बताता हूं। यहां पर जो है जनजातीय क्षेत्र वगैरह जो है, जो जनजातीय जो ट्राइबल एरियाज हैं, उनसे रिलेटेड यहाँ पर छठे इसमें अनुसूची में इसकी डिटेल दी गई है। फिर इसके बाद अगर हम अब बात करें तो सातवां जो हमारा अनुसूची में प्रावधान है, सातवीं अनुसूची में, वो क्या है, अब जैसे जो भी स्टेट है, मतलब राष्ट्र है, उसके अंदर स्टेट्स हैं, तो उनकी क्या क्या शक्तियां होंगी, ठीक है। तो उनकी शक्तियों का जो बंटवारा होगा, कैसे, कौन सा स्टेट में रहेगा, कौन सा यूनियन में आएगा या सेंटर में आएगा, सेंटर स्टेट के जो शक्तियां हैं उनमें जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था उनका यहाँ पर वो विभाजन किया गया था। तो यहाँ पर शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा, इसमें आप इसको इंक्लूड कर सकते हो। फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं आठवां। तो यहाँ पर अनुसूची और यहाँ पर लिख लो इसके प्रावधान। राइटिंग मेरी बहुत खराब है, इसको लेके आप जो है वो चिंता ना कीजिए, जो आपको चीज मैं बता रहा हूँ उसके ऊपर ही ज्यादा फोकस रखना, तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आठवां जो प्रावधान है या आठवीं अनुसूची में जो प्रावधान है वो कौन है, पहले इनको एक बार देख लेते हैं। पहली में स्टेट, दूसरी में वेतन भत्ते, तीसरी में शपथ, चौथी में राज्यसभा प्रतिनिधित्व, पांचवी में अनुसूचित क्षेत्र, छठी में जनजातीय क्षेत्र, सातवें में शक्तियों का बंटवारा, और आठवीं जो अनुसूची है वो बहुत ही फेमस है, कई बार बहुत बार क्वेश्चन आता है पेपर में कि आठवीं जो अनुसूची है वो किससे रिलेटेड है, तो वो है जो हमारी राजकाज की भाषा क्या होगी, या राजभाषा, या अन्य जो संविधान में कितनी भाषाएं हैं, इनको ओवरऑल अगर बोलें तो भाषा से संबंधित जो प्रावधान दिए गए हैं सारे, वो है हमारी आठवीं अनुसूची में। तो मूल जो संविधान था, वो मूल संविधान में सिर्फ ये ही 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। उसके बाद अगर हम अब बात करें 9th अनुसूची की, तो उसमें हम देखेंगे कि जो संपत्ति है, ठीक है, जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उनको जो है वो
कैसे कैसे हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो राजकाज की भाषा के बाद 9वें पे जो है वो है संपत्ति। ठीक है, कि संपत्ति या इसको मान लो वित्त, ठीक है, फाइनेंशियल प्रोविजन। फाइनेंशियल जो प्रोविजन है वो 9th जो शेड्यूल है हमारा उसमें दिए गए हैं। फिर इसके बाद जो है 10वीं जो अनुसूची की बात करते हैं। 10वीं में जैसे आपको यहाँ पर इसको याद रखने के लिए 10 दल बदलना, 10, ठीक है, 10 से दल बदलू या दल बदल विरोधी कानून। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो दल बदल विरोधी कानून इसमें इंक्लूड किया गया है। इसके बाद जो हमारी अनुसूची आती है 11वीं और 12वीं, वो आप लोगों को पहले ही पता है कि वो क्या है। 11वीं जो है वो किससे रिलेटेड है, पंचायती राज, PRIs, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। और जो 12वीं है 12th है वो किससे है, नगर पालिका। ठीक है, नगर पालिका, तो इनसे रिलेटेड ये अनुसूचियां हैं। होप आपने सबने जो है अभी तक जितना भी बताया उसको लिख लिया है। तो इसको लिखने के बाद अब मैं इसकी ट्रिक बताऊंगा आपको। उस ट्रिक के अकॉर्डिंग आप इसको याद रख सकते हो कि जैसे कोई भी स्टेट है उसमें क्या है, सबसे पहले उसके बारे में डिस्कशन की जाएगी। उसके बाद जो वहां पर बड़े पदों पर पदाधिकारी बैठे होंगे उनके वेतन भत्तों की बात करेंगे, फिर उनको शपथ दिलाएंगे, फिर उनको राज्यसभा में कैसे प्रतिनिधित्व होगा वो बताएंगे, फिर कुछ अनुसूचित क्षेत्र डिसाइड करेंगे उनके देखेंगे, जनजातियों के लिए क्षेत्र देखेंगे, फिर उसके बाद जो है शक्तियों का बंटवारा देखेंगे कैसे कैसे है। फिर उसके बाद क्योंकि इतना बड़ा राष्ट्र है इसमें भाषाएं विभिन्न हैं, तो इन कितनी भाषाएं, कौन कौन से क्षेत्र में कौन सी भाषाएं होंगी, सेंटर की कौन सी होगी, अलग स्टेट्स की अपनी अलग जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनका कैसे क्या यूज होगा, वो सारी बातें 8वीं में। फिर उसके बाद संपत्ति वित्त फाइनेंस वाली जो बात है कि कौन से रिसोर्स कौन से टैक्स, वो सारी चीजें इसमें होंगी। फिर उसके बाद अगर कोई राजनीतिक पार्टी या दल जो है वो पूरा दल बदल मतलब बदल देता है इलेक्शन के बाद, तो उससे रिलेटेड है ये कि दल बदल विरोधी कानून के बाद में ऐसे एक दल बदल नहीं सकता, कोई भी विधायक या कोई भी जो पार्टी है ऐसे दल बदल नहीं सकते, तो उसके विरोध के लिए कानून और काफी अच्छा कानून है। फिर उसके बाद 11वां जो था वो डिसेंट्रलाइज्ड, जो हमारी एक गवर्नमेंट जो करनी थी, डिसेंट्रलाइज्ड एक जो गवर्नेंस का जो एक कॉन्सेप्ट आया था वो पंचायती राज और नगर पालिका के थ्रू इसको देश में इम्प्लीमेंट करने का एक जो अच्छा एक प्रयास था और जो कि काफी हद तक सक्सेसफुल भी हो रहा है इंडिया में। अब इसको याद करने की एक ट्रिक आपको बताऊंगा और बहुत ही अच्छी ट्रिक है वो, क्रेजी जी के ट्रिक ये चैनल से हमने सीखी थी, तो उम्मीद है आपको भी वो ट्रिक पसंद आएगी। देखिए उस ट्रिक को याद रख लेना और कहीं भी पेपर में इससे क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। तो आपको सबसे पहले ऐसे याद रखना, SPE शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि अनुसूचित क्षेत्र 5 देखने चल दिए। वहां जनजाति की शक्ति और भाषा देख संपत्ति पर कब्जा कर दल बदलना भूल गए। पंचायत और नगर पालिका 11 और
12 थे, देखते ही देखते याद हमको हो चुके। ठीक है, तो एसपी की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि अनुसूचित क्षेत्र 5 देखने चल दिए, वहां जनजाति की शक्ति और भाषा देख संपत्ति पर कब्जा कर दल बदलना भूल गए। पंचायत और नगर पालिका 11 और 12 थे, देखते ही देखते याद हमको हो चुके। ठीक है, तो पहला बताया एस मतलब स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट्स। दूसरा क्या बताया था, उनकी सैलरीज मतलब पैसा, दूसरा पैसा, पैसे से याद रखो। ठीक है, तीसरा शपथ, उनको शपथ दिलवाई। राज्यसभा प्रतिनिधित्व की बात चौथी में करते थे। अनुसूचित क्षेत्र 5 ये 5वीं की बात करता है। देखने चल दी वहां जनजाति की जो उनका जो जनजातियों का जो है वो प्रतिनिधित्व या कैसे वो रहेगा उसकी बात करेंगे। फिर 7वां जो है वो शक्तियों का बंटवारा, 8वां भाषा और 9वां जो है वो संपत्ति पर कब्जा। कौन सी संपत्ति किसकी रहेगी, सेंट्रल स्टेट। ठीक है, 3 जो अनुसूचियां हैं, संवर्ती सूची, केंद्रीय सूची और राज्य सूची वो वाला। 10वां दल बदलना, पंचायत 11, नगर पालिका 12। ठीक है, तो ऐसे आपने ये याद रखना है। एसपी की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि अनुसूचित क्षेत्र 5 देखने चल दिए, वहां जनजाति की शक्ति और भाषा देख संपत्ति पर कब्जा कर दल बदलना भूल गए। इसको आप 4-5 बार याद रखोगे, पढ़ोगे, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, एक बार रिपीट करते हैं। एसपी की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि अनुसूचित क्षेत्र 5 देखने चल दिए, वहां जनजाति की शक्ति और भाषा देख संपत्ति पर कब्जा कर दल बदलना भूल गए। पंचायत और नगर पालिका 11 और 12 थे, देखते ही देखते याद हमको हो चुके। ठीक है, तो ये ट्रिक है आज की, इसको आप याद रखना और इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। थैंक यू।